नमस्कार प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही स्वस्थ दुरुस्त और अच्छी हालत में होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई को बहुत एकाग्र भाव में आप सब करते होंगे। आपके पढ़ाई लाइन से संबंधित कोई समस्या नहीं आ रही होगी। फिलहाल अगर कहीं आपको पढ़ने में पढ़ाई संबंधित प्रतियोगी परीक्षा संबंधित कोई कठिनाई कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सभी हमें कमेंट सेक्शन में आप सब बताइए। हम आपके हर कमेंट को पढ़ के आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए, आज के सेशन में आप सभी के साथ जुड़ चुके हैं आपके अपने मंच, आपके अपने परिवार, आपके अपना प्लेटफॉर्म गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आप सभी से बस यही बार बार गुजारिश करता हूँ, हृदय की गहराइयों से बार बार प्रणाम करता हूँ। आप सभी से इतना निवेदन करते हुए गुजारिश करता हूँ कि आप सभी का ये मंच, एक परिवार, एक प्लेटफॉर्म है और जब तक आप सभी इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ेंगे नहीं तब तक थोड़ा पढ़ने पढ़ाने में कठिनाई महसूस होती है। इस नाते आप सभी बिना कुछ सोचे समझे गंगा अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी बन जाएगी, उसको भी ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे यहाँ से जो भी नोटिफिकेशन वीडियो पब्लिश किया जाए सबसे पहले आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाए और कोई भी वीडियो, कोई भी टॉपिक आपसे छूटने न पाए। हर वीडियोस को आप सब देखिए, 2-4 बार लगातार देख लेंगे तो आपके माइंड में, ये मेरा वादा है कि सेट हो जाएगा और ये जिस टॉपिक का वीडियो आप सब देख के परीक्षा में जाएंगे उस टॉपिक से संबंधित कोई भी सवाल कभी नहीं गलत होगा। और हम पूरा डीप जानकारी बताते हुए चलते हैं कि एग्जामिनर परीक्षा में चाहे जितना घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे, आप सभी का गलत ना होने पाए। इस परिप्रेक्ष्य में हम पूरा निचोड़ के टॉपिक को समाप्त करते हैं। तो चलिए, आप सभी चैनल को लाइक शेयर कमेंट्स के माध्यम से हमें मोटिवेट कीजिएगा, हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए और चैनल के लिंक को इतना शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइट पर कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य गंगा अकेडमी पहुंच जाए। और ये आप सभी का कर्तव्य है, इसे पहुंचा दीजिए और संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य के हर बच्चा, हर परिवार आप सभी चैनल से जुड़ते जाइए। सब्सक्राइब करके हमें चैनल पर प्यार और सपोर्ट दीजिए। आपके प्यार और सपोर्ट का मैं आकांक्षी हूँ, मुझे इंतजार रहता है, बेसब्री से मैं इंतजार करता हूँ आपके प्यार और सपोर्ट का, आपके लाइक शेयर कमेंट का। तो आप सब इतना करते जाइए, इसमें आप सभी का कोई पैसा नहीं लगता है और इतना अगर आप सभी करते हैं तो हमें अगला वीडियो बनाने में और उत्साह होता है और आपके लिए दिन रात परिश्रम करते हुए मैं हर वीडियो को तैयार करता हूँ। तो चलिए, आज के सेशन से हम जुड़ते हैं उत्तरवर्ती मुगल में। मैंने एक वीडियो आप सभी को पिछले सेशन में दे चुका हूँ, इसके आगे के क्रम में आज के इस एपिसोड में जुड़ता हूँ आपके साथ। आप भी जुड़ जाइए मेरे साथ। प्यारे बच्चों, के दिमाग में, आपके माइंड में एक चीज चल रही होगी कि सर उत्तरवर्ती मुगल क्यों, मुगल काल हमें क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं इतिहास में आधुनिक भारत से शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि आप कोई भी परीक्षा देने जाते हो, चाहे छोटे स्तर की परीक्षा या बड़े स्तर की परीक्षा, वहां आप बुकलेट में आधुनिक भारत की परीक्षा सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं अपेक्षा मेडुअल और एंशियंट से तुलना में। तो इस नाते मैंने जहां से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है उस टॉपिक को, आधुनिक भारत को ज़्यादा पहले शुरुआत कर दिया हूं कि आने वाला कोई नज़दीक एग्जाम हो तो क्वेश्चन गलत ना होने पाए। फिर जब हम प्राचीन और मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे तो मध्यकालीन भारत में आपको मुगल काल का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो आज हम उत्तरवर्ती मुगल काल में
पढ़ेंगे जहांगीर शाह से। इससे पहले पिछले सेशन में मैंने उत्तरवर्ती मुगल काल में 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तब से मैं पिछले सेशन में वीडियोस में पढ़ाया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब औरंगजेब 1707 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है, उसके बाद मुगल काल के बहुत ही कमज़ोर शासक हुए थे और इसी नाते इन्हें मुगल काल से अलग कर दिया गया है और इनका नाम उत्तरवर्ती मुगल काल कहा गया। और 1526 से लेकर 1760 तक की घटनाओं को हम मुगल काल के रूप में पढ़ते हैं। तो हम 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो औरंगजेब के 3 पुत्र हुए थे और ये तीनों पुत्रों का नाम, सबसे बड़ा बेटा था मुअज्जम, उसके बाद आजम और तीसरा बेटा था कामबख्श। मुअज्जम सबसे बड़ा था और ये तीनों बेटों में चूंकि औरंगजेब ने किसी को उत्तराधिकार तय नहीं किया था, इस परिप्रेक्ष्य में उत्तराधिकार के रूप में युद्ध चला था और युद्ध में मुअज्जम ने लाहौर के पुल ए सादौला में अपना राज्याभिषेक करा लिया और अपने भाई के साथ जाजों के युद्ध में पराजित किया, जबकि कामबख्श को 1709 ईस्वी में हैदराबाद के युद्ध में उसे पराजित किया था। कौन? मुअज्जम। तत्पश्चात यही मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा, शासक बना अपना राज। तो बहादुर शाह प्रथम का घटनाक्रम है 1707 से लेकर जब औरंगजेब की मृत्यु होती है 1760 में 1712 ईस्वी तक बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुअज्जम शासक बना। और बहादुर शाह प्रथम को एक और नाम से जाना जाता है, क्या? शाह ए बेखबर। शाह आलम प्रथम भी से कहा जाता है, शाह ए बेखबर भी से कहा गया है। इसे एक इतिहासकार कहे हैं शाह ए बेखबर। तो शाह आलम प्रथम के नाम से बहादुर शाह प्रथम को और एक और नाम से भी जाना जा गया, शाह आलम प्रथम। इसका शासनकाल 1707 से 1712 ईस्वी था। इसी के काल में औरंगजेब के समय जो शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर रखा था, उसको ये कैद से छुड़ा दिया था। बहादुर शाह प्रथम के संबंध में इतिहासकारों का कुछ राय है। क्या राय है? मैंने पिछले सेशन में आपको बता चुका हूं, फिर आज रिकॉल करता हूं। आप सब समझिए कि यह अंतिम मुगल बादशाह था, जिसके संबंध में कुछ अच्छी बातें कही गई हैं, कही जा सकती हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार एक आते हैं काफी खां, और काफी खां की पुस्तक का नाम है मुंतखाब-उल-लुबाब। इनके पुस्तक में बहादुर शाह प्रथम को शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता है, अर्थात इन्हें डिफाइन किया है, कहे हैं काफी खां ने। तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे जहांगीर शाह के विषय में। जहांगीर शाह 1712 से 13 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। जहांगीर शाह का कार्यकाल 1712 से 1713 ईस्वी तक समय पीरियड था और मात्र 1 वर्ष के लिए जहांगीर शाह आए थे। बहादुर शाह प्रथम वहीं 4 वर्षों तक शासक बना था, 1707 से 1712 ईस्वी तक। और बहादुर शाह प्रथम के बाद जहांगीर शाह शासक बना। जहांगीर शाह मात्र 1 वर्ष तक शासक बना था,
कब से कब तक? तो 1712 से 1713 ईस्वी तक। तो जहांगीर शाह के विषय में कुछ आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से क्या क्या महत्वपूर्ण है, कौन कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उन क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। आप सभी बड़े एकाग्र भाव से टेबल कुर्सी पे बैठ जाइएगा और पॉइंट को लिखते हुए चलिएगा, जिससे सारी चीज़ें माइंड में सेटअप हो जाए और फिर आने वाली परीक्षाओं में कभी सवाल गलत ना हो। क्योंकि आपके जब आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है तो मुझे दुख होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए एक एक क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, जब बहादुर शाह प्रथम, इससे पहले वाला शासक, जहांगीर शाह से जस्ट पहले का शासक का नाम क्या था? बहादुर शाह प्रथम था। और बहादुर शाह प्रथम की जब मृत्यु हो जाती है तो बहादुर शाह प्रथम के भी 4 पुत्र थे। उन 4 पुत्रों का नाम क्या था? तो बहादुर शाह प्रथम के चारों पुत्रों के नाम पर डिस्कस करते हैं। पहला पुत्र था जहांगीर शाह, जिसकी हम चर्चा करने चल रहे हैं 1712 से 13 ईस्वी के कार्यकाल में। दूसरा पुत्र अजीम उस शान, लिखते हुए चलिएगा। जहांगीर बहादुर शाह की मृत्यु के बाद बहादुर शाह के 4 पुत्र, पहला जहांगीर शाह, दूसरा अजीम उस शान, तीसरा रफी उस शान और चौथा जहां शाह, लिख लीजिएगा। पहला है जहांगीर शाह, ये पहला है। अजीम उस शान दूसरा है, रफी उस शान तीसरा है और जहांगीर शाह चौथा है। ये 4 पुत्र बहादुर शाह प्रथम के थे और इन चारों पुत्रों में गद्दी के लिए संघर्ष चला था। जैसे औरंगजेब की मृत्यु के बाद गद्दी के लिए संघर्ष हुआ था, उसी प्रकार जब बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु होती है तो उसके चारों पुत्रों में, चूंकि बहादुर शाह प्रथम के 4 पुत्र थे और इन चारों पुत्रों में गद्दी के लिए संघर्ष हुआ था, जिसमें जहां शाह, ये चौथा नंबर वाला जहां शाह, यही चौथा नंबर वाला जो अभी लिखे हो, यही जहां शाह उत्तराधिकार की लड़ाई में गद्दी हेतु जो लड़ाई लड़ा गया था उसमें जहां शाह विजयी रहा, अर्थात सभी से जीत गया। अब जहां शाह जीत गया, जहांगीर शाह जीता था, पहला वाला ये जीता था, लिख लीजिए जहांगीर शाह, जहां शाह नहीं, जहांगीर शाह विजयी रहा। ये पहला वाला, यही चारों पुत्रों में जहांगीर शाह विजयी हुआ था। और जहांगीर शाह ने भी हिंदुओं के प्रति कैसा रवैया अपनाता था? तो जहांगीर शाह ने भी हिंदुओं के प्रति जो मेल नीति का पालन किया था, मेल मिलाप का नीति का पालन किया था। और इसी ने आमेर के राजपूत शासक का क्या नाम था? आपके परीक्षा में पूछ लिया जाता है और धड़ल्ले से पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आमेर के शासक का नाम जय सिंह था और जय सिंह को मिर्जा राजा समाई की उपाधि मिला था। ये भी सवाल पूछ लिया जाता है, निम्नलिखित में से बताइए आमेर के शासक जय सिंह को कौन सी उपाधि से विभूषित किया गया था? तो मिर्जा राजा सवाई की उपाधि से प्राप्त हुआ था जय सिंह को, और जय सिंह आमेर के राजा थे। और मालवा की आमेर के राजपूत शासक जय सिंह को मिर्जा राजा सवाई की उपाधि तो मिली ही थी, इसके साथ साथ मालवा की सूबेदारी तथा मारवाड़ यानी कि जोधपुर के शासक अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान किया गया था। तो आप सब लिख लीजिए, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। एक बार फिर पुनः रिकॉल कर देते हैं। जहांगीर शाह ने भी हिंदुओं के प्रति मेल
मिलाप की नीति का पालन किया और इसी ने आमेर के राजपूत शासक जय सिंह को मिर्जा राजा सवारी की उपाधि तथा मालवा की सूबेदारी तथा मारवाड़ जोधपुर के शासक अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान की गई थी। अजीत सिंह को कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? महाराजा की उपाधि प्रदान की गई थी। अगला पॉइंट, आमेर के शासक कौन थे? अभी मैंने बताया आमेर के शासक जय सिंह थे और आमेर के शासक जय सिंह एक शक्तिशाली शासक थे। आमेर के शासक जय सिंह कैसे शासक थे? बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। उसने ही भारत को गुलाबी शहर के रूप में किसको बसाया था? तो आपके परीक्षा में धड़ल्ले से सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से बताइए किस शहर को गुलाबी शहर के रूप में के नाम से जाना जाता है। तो आपको यह याद होना चाहिए कि गुलाबी शहर के रूप में अगर जाना जाता है तो वह राजस्थान का जयपुर है। राजस्थान का जयपुर एक जिला है जिसको गुलाबी शहर के रूप में जाना जाता है इतिहास में की दृष्टिकोण से। और इसी गुलाबी शहर जयपुर को बसाया था आमेर के शासक जय सिंह। आमेर के शासक जय सिंह भारत का एक गुलाबी शहर है राजस्थान का जयपुर, इसको बसाया था। अर्थात जयपुर को बसाने वाले शासक का नाम अगर पूछा जाता है तो आमेर के शासक जय सिंह का नाम आता है। और उसने आधुनिक खगोल वेधशाला एक है, आधुनिक खगोल वेधशाला जंतर मंतर का निर्माण भी करवाया था। जंतर मंतर का निर्माण करवाने वाला कौन था? यही आमेर का शासक जय सिंह था। और ये जंतर मंतर भारत के 5 स्थानों में स्थित है। तो कहाँ ये 5 स्थान स्थित हैं हम चलते हैं चर्चा करते हैं। तो आमेर के शासक जय सिंह क्या क्या योगदान किए थे इतिहास में? तो आमेर के शासक सबसे पहली बात है कि बहुत ही शक्तिशाली शासक थे और भारत का ये गुलाबी शहर कहा गया है जयपुर को। जयपुर कहाँ है? राजस्थान का एक जिला है जयपुर, उसको बसाया था आमेर के शासक जय सिंह के द्वारा। और जंतर मंतर का भी उसने आधुनिक खगोल विज्ञान एक वेधशाला है जंतर मंतर का भी निर्माण करवाए थे आमेर के शासक जय सिंह। और ये जंतर मंतर भारत के 5 स्थानों में स्थित है। वह 5 स्थान कौन कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चों, वो पहला स्थान याद कर लीजिएगा, पहला उज्जैन है, दूसरा है बनारस, पहला उज्जैन, दूसरा बनारस, तीसरा आप याद रखेंगे मथुरा को, और चौथा याद रखेंगे दिल्ली, और 5वां याद करेंगे जयपुर को। तो एक बार पूरा निकाल कर देते हैं, याद कर लीजिएगा। जंतर मंतर भारत के 5 स्थानों में स्थित है। कहाँ? पहला उज्जैन कहाँ पड़ता है? एमपी में। दूसरा बनारस कहाँ पड़ता है? यूपी में। तीसरा कहाँ है? मथुरा कहाँ है? यूपी में। चौथा दिल्ली कहाँ? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। और 5वां यही गुलाबी शहर जयपुर। ये 5 स्थान भारत के जंतर मंतर भारत के 5 स्थानों में स्थित है। ये 5 को आप याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। ये जय सिंह ने तो खगोलिकी से संबंधित एक
सारणी भी तैयार करवाया था। इसको भी लिख लीजिएगा कि जय सिंह ने तो खगोलिकी से संबंधित एक सारणी भी तैयार करवाया था, जिस सारणी को जिज मोहम्मद शाही के नाम से जाना जाता है। अर्थात लिख लीजिए, जय सिंह ने खगोलिकी से संबंधित जिस सारणी को तैयार करवाया था, उस सारणी को का नाम जिज ए मोहम्मद शाही कहा जाता है। तो लिख लीजिए, जिज ए मोहम्मद शाही के नाम से जाना जाता है जय सिंह के खगोलिकी से संबंधित सारणी को। तो आप सभी को कहीं किसी को कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट करके बताइए, हम आपके हर कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया, आपको कहीं कोई समस्या हो तो बताइए। अब अगला है, आप सब लिख लीजिए कि इसने युगलिक के रेखा गणित का संस्कृत भाषा में अनुवाद कराया था। इसी ने युगलिक के एक रेखा गणित है, युगलिक के रेखा गणित किस भाषा में अनुवाद कराया था? तो युगलिक के रेखा गणित का उन्होंने संस्कृत भाषा में अनुवाद करवाया था। अब अगला पॉइंट लिखिए, जहांगीर शाह के काल में एक लाल कुमारी नामक कौन थी? तो लाल कुमारी नामक एक वेश्या थी। जहांगीर शाह के काल में लाल कुमारी नामक एक वेश्या का प्रशासन में काफी दखलंदाजी रहता था। तो लाल कुमारी कौन थी? एक वेश्या थी जो प्रशासन में काफी दखलंदाजी देती थी। किसके काल में? जहांगीर शाह के काल में। तो ये भी पॉइंट याद कर लीजिएगा। और जहांगीर शाह को और किस नाम से जाना जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही धड़ल्ले से क्वेश्चन में पूछा जाता है और हर एक परीक्षा में सवाल आपको पूछ लिया जाता है। आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखोगे तो वहाँ कई बार आपको ये सवाल क्वेश्चन बैंक में मिलेंगे कि निम्नलिखित में से बताइए, लंपट मूर्ख किस शासक को कहा जाता है? तो लंपट मूर्ख यही जहांगीर शाह को ही कहा जाता है। कुछ इतिहासकार जहांगीर शाह को लंपट मूर्ख की संज्ञा दी है, अर्थात जहांगीर शाह को लंपट मूर्ख के नाम से भी कहे हैं। तो आपको धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन बैंक उठा के देखेंगे तो आपको विश्वास हो जाएगा। और वहाँ आपसे हर चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, टेट हो, सीटेट हो, पुलिस हो, दरोगा हो, लेखपाल हो, पेट हो, आरओ हो, पीसीएस हो, आईएएस हो, हर परीक्षा में आपको इतिहास में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे कि निम्नलिखित में से बताइए, लंपट मूर्ख किस शासक के नाम को कहा गया है? तो जहांगीर शाह को कहा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हर पॉइंट को हम परीक्षा के दृष्टिकोण से बता रहा हूं और आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। बिल्कुल रख लीजिएगा, 2, 4 बार 5 बार वीडियो को देख लीजिएगा जब तक एकदम आपको क्लियर ना हो जाए, और परीक्षा के पहले देखकर वीडियो को जाइएगा, जिससे यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना होने पाए। क्योंकि जीएस एक ऐसा टॉपिक है कि अगर चाहे जितनी बार पढ़े हो, अगर परीक्षा के पहले रिवाइज नहीं किए हो तो आता क्वेश्चन, आसान से आसान क्वेश्चन गलत हो जाता है, मात्र थोड़ी सी लापरवाही से। तो ऐसा लापरवाही मत कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। आप सब वीडियोस को बराबर देखिएगा और परीक्षा के पहले जरूर देख के जाइएगा, जिससे जो भी क्वेश्चन यहाँ से आए कोई गलत ना होने पाए। हम ये वादा करते हैं
कि इतिहास में आपको एक क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे। बस आप सभी मेरे साथ जुड़ जाइए और अभी से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी दबा लीजिएगा, ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट से हमें हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइएगा। हमें प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। आपके लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से आपका प्यार, आपका सपोर्ट का मैं आकांक्षी हूँ। बेसब्री से मुझे इंतजार रहता है। बस इतना आप सब करते जाइएगा। चैनल को शेयर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइट पे आप सब जहाँ भी हो, संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक फैला दीजिए। हम संपूर्ण भारत के हर प्रतियोगी परीक्षा की पूरी कंप्लीट तैयारी, निःशुल्क पाठ्यक्रम आप सभी को गंगा अकेडमी प्लेटफॉर्म पे पूरा कंप्लीट दूंगा, निःशुल्क दूंगा। पूरा PDF भी आप सभी को दूंगा और आप सभी का प्यार और सपोर्ट मुझे मिलता गया तो भारत के सर्वश्रेष्ठ अध्यापक जो आपके प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, हम उनको भी आमंत्रित करके आप सभी का क्लास पूरा कंप्लीट निःशुल्क दूंगा, PDF भी दूंगा। बस आप सभी मेरे साथ बने रहिए। आपके साथ मैं जुड़ चुका हूं। बस आप सभी का प्यार और सपोर्ट लेने के लिए आप सभी मुझे प्यार और सपोर्ट देते जाइए। तो आज का सेशन में मैंने पढ़ा जहादर शाह को। अब अगला सेशन में पढ़ूंगा फर्रुख सियर। अगले शासक का नाम है फर्रुख सियर। हेडिंग डाल लीजिए फर्रुख सियर। और फर्रुख सियर का शासन कब से कब तक था? 1713 से लेकर 1719 तक। 1713 से लेकर 1719 तक। 1713 से लेकर 1719 तक में फर्रुख सियर शासक बने थे। और इन फर्रुख सियर के विषय में जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उसको हम पॉइंट को अगले सेशन में बहुत ही जल्द आपके बीच आऊँगा और इस फर्रुख सियर पर हम वार्तालाप करूँगा, डिस्कशन करूँगा। आज के सेशन में बस इतना ही। हमें प्यार और सपोर्ट देते जाइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्यार और सपोर्ट देते जाइए। तो ठीक है, आज के सेशन में नमस्कार। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आप सभी के साथ बहुत ही जल्द। आप सभी पॉइंट को लिख लीजिएगा, 2-4 बार 5 बार वीडियोस को देख लीजिएगा। पूरा आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा और वीडियोस को रिवाइज करते जाइएगा। तो चलिए बाबा, हम मिलते हैं अगले सेशन में बहुत ही जल्द आपके बीच। तब तक के लिए नमस्कार।